हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कॉमर्स विद विशेष। गाइस, आज हम करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। गाइस, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एफ डब्ल्यू टेलर ने ज्यादातर अपना कंट्रीब्यूट फैक्ट्री के ऊपर किया है, वर्कर्स के ऊपर किया है। तो फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, जब टेलर ने देखा कि फैक्ट्री में एक पर्सन है जो फोरमैन, उससे सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा। एक अकेले पर्सन से सब कुछ कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ लिया था कि एक फोरमैन है जो वो एक लो लेवल मैनेजर है, बट एक हाई रैंकिंग वर्कर है। यानी कि मैनेजर्स में जो एक फोरमैन है वो सबसे लोएस्ट रैंक पर आता है, और वर्कर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक पर कौन है? फोरमैन। तो टेलर चाहता था कि जो फैक्ट्री लेवल पर काम है वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो। उसने सोचा कि अकेला फोरमैन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ए सिंगल पर्सन में सभी क्वालिटीज होना जरूरी नहीं है। तो उसने क्या किया, जो हमारा फैक्ट्री लेवल का काम होता है उसे दो लेवल डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एक प्लानिंग में, एक प्रोडक्शन में। प्लानिंग के अंदर उसने 4 बॉस बिठा दिए: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिस्प्लेरियन। प्रोडक्शन के नीचे उसने 4 बॉस बिठा दिए: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। उसने कहा कि फैक्ट्री के अंदर ये 8 स्पेशलिस्ट होंगे, 8 एक्सपर्ट होंगे, ये अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। इससे क्या होगा, एक फोरमैन के ऊपर सारा जो भार है वो नहीं रहेगा, इन सब के ऊपर चला जाएगा, तो सारा काम अच्छे तरीके से होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इन 8 का क्या क्या काम है। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब है कि वो पर्सन जो जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे काम करना है, कौन सा काम करना है, कहां से रॉ मटेरियल वगैरह लाना। रूट क्लर्क। रूट क्लर्क नाम से ही समझ आ रहा है, रूट। रूट क्लर्क से वर्ड आ रहा है रूट, यानी कि सीक्वेंस दिखाता है, वे दिखाता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बताता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, कैसे काम होगा। थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये टाइम जो है करता है, हम कहेंगे कि काम कितने टाइम में होना चाहिए, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फोर्थ आ जाता है डिस्प्लेरियन। सबसे पहले इसका काम है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री लेवल में डिसिप्लिन बना के रखना। सेकंड, कि जो इन सब ने काम कहा था, इन तीनों ने काम कहा था, वो एग्जीक्यूट अच्छे से हो रहा है। वो किसकी जिम्मेदारी है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बना के रखता है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखता है, और देखता है कि जो इन तीनों ने काम कहा था वो हो रहा है या नहीं। अब प्रोडक्शन की बारी आ जाती है। प्रोडक्शन में भी उसने 4 बॉस बिठा दिए। फर्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस है, वो देखता है कि सभी मशीन्स हैं जो अच्छे से चल रही हैं, जो स्पीड हमने पहले देखी थी वही स्पीड से चल रही हैं। जो भी हमने टाइम सेट किया था, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो भी टाइम सेट किया था वो टाइम से काम हो रहा है, उसी स्पीड से काम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है गैंग बॉस। गैंग बॉस है कि सभी रिसोर्सेज को अरेंज करके रखता है। सभी रिसोर्सेज हैं जो, उन सभी को अरेंज करके रखता है ताकि जो वर्कर आए और आते सार काम में लग जाए। थर्ड है रिपेयर बॉस। रिपेयर, इससे वर्ड आएगा रिपेयर। ये सभी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स की क्या करता है? रिपेयर करता है, सर्विसिंग करता है, क्लीनिंग करता है। फोर्थ आ जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखता है कि सभी काम एफिशिएंसी के साथ हो रहे हैं, जैसे जैसे हमने काम सोचा था वैसे वैसे काम हो रहे हैं। वो था इंस्पेक्टर। अब आप ही देखिए कि जब वर्कर्स के ऊपर, वर्कमैन के ऊपर जे 8 बॉस काम करेंगे, 8 पर्सन काम करेंगे, तो काम अच्छे से होगा? जरूर होगा। तो यही तो वो चाहता था कि फैक्ट्री लेवल पर जो काम है वो इम्प्रूव हो। यही वो चाहता था, यही हो गया। नेक्स्ट आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस,
इसके नेक्स्ट वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये दो पॉइंट हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। स्टैंडर्ड मतलब लिमिट्स। हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड है किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए, टाइम के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मशीनरी के लिए, मेथड के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए, साइजेस के लिए, टाइप्स के लिए, हर एक चीज के लिए क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लिमिट हो सकती है। ये था स्टैंडर्डाइजेशन। अब बारी आती है सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि वो जो हम अननेसेसरी काम कर रहे हैं उसका को कट कर दो। क्या है कि सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग superfluous varieties, sizes, dimensions। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जो भी काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, वो सभी को अननेसेसरी कर रहे हैं, अननेसेसरी कोई चीज पड़ी है हमारे, वो मत करो। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, हमारे शूज, हम शूज की प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कुछ ऐसे साइजेस के शूज हैं, ऐसी वैरायटीज के शूज हैं जिनकी सेल नहीं होती, वो पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। उससे क्या है, हमारी कॉस्ट बढ़ती है, लेबर का खर्चा आ जाता है, टाइम, मशीन, सभी क्या होती हैं, वेस्टेज होती है ना सभी की, जब वो खराब हो जाते हैं। तो वो टेलर यही कह रहा है कि हम उसे प्रोडक्शन करना ही बंद कर दो, जितना सामान बिकता है सिर्फ वो ही प्रोडक्शन करो। ये था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्योंकि अगर हमारा जो वेस्टेज है कम हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा, हमारा प्रॉफिट है वो भी अच्छा हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है कि हर एक काम बेस्ट तरीके से हो, हर एक काम बेस्ट तरीके से हो, रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं किया जाए। रूल ऑफ थंब मैंने उस दिन भी बता दिया था कि जो काम एक्सपीरियंस के साथ होगा उसे कहा जाता है रूल ऑफ थंब। टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा वो किससे होगा, स्पेशलाइजेशन के साथ होगा, बेस्ट मेथड से होगा, साइंटिफिकली होगा। टेलर ने कहा कि जितने भी हमारे पास मेथड हैं काम करने के, पहले सभी को स्टडी करो, फिर देखो कि कौन सा मेथड बेस्ट है। बेस्ट कैसे, जिसकी कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही, अच्छी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो वो मेथड को चुन लो। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कि कोई काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युअली भी किया जा सकता है और मशीन्स के साथ भी किया जा सकता है। मैन्युअली भी किया जा सकता है, मशीन्स के साथ भी किया जा सकता है। तो टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो काम, जो मेथड से हमें प्रोडक्शन अच्छी मिली, कॉस्ट कम आई, प्रॉफिट ज्यादा आया, वेस्टेज कम हुई, वो मेथड चुन लो। तो ये था मेथड स्टडी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है इसमें हम स्टडी करेंगे, चेक करेंगे कि वो सभी मोशंस, वर्कर्स के मोशंस के बारे में हम चेक करेंगे किस टेक्निक में, मोशन स्टडी में। टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले सभी वर्कर्स के मूवमेंट को ध्यान में रखो कि वर्कर कोई अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं कर रहा। वो सभी मूवमेंट्स है जो हम किसमें देखेंगे, मोशन स्टडी में, कि वर्कर कोई फालतू का काम वगैरह नहीं कर रहा। इसके लिए सबसे पहले टेलर ने कहा कि एक वर्कर के सबसे पहले टोटल मूवमेंट्स को काउंट डाउन करो कि वो कितने टोटल मूवमेंट कर रहा है, कितनी हिलजुल कर रहा है हर रोज। फिर उसके टोटल वर्क में प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट को अलग अलग कर दो, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव को अलग अलग कर दो। फिर जो उसके नॉन प्रोडक्टिव हैं उनको कट डाउन कर दो और प्रोडक्टिव को रखिए रखो, नॉन प्रोडक्टिव को कट डाउन कर दो। अब क्वेश्चन आता है नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स क्या होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जो कि काम से रिलेटेड नहीं होते। मान लो एक वर्कर काम छोड़कर बातें करने लग गया, फोन पे लग गया, यह है नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट। अगर वो काम कर रहा है
इधर उधर जा रहा है काम के लिए, सामान लाने के लिए, वो हो गए प्रोडक्टिव मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है, उसको बार बार मशीन से उतरकर सामान उठाना पड़ता है बैंड होकर नीचे से, फिर मशीन के ऊपर चढ़ता है, फिर मशीन के जो अंदर है वो सामान डाल देता है, और फिर नीचे आता है, फिर बैंड होकर फिर सामान उठाता है, फिर मशीन के ऊपर चढ़ता है, तो फिर सामान डालता है। तो क्या है, वो जल्दी थक जाएगा। तो टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो जो सामान रॉ मटेरियल नीचे पड़ा है, अगर वो मशीन के साथ एक टेबल पर पड़ा हो, तो उसे बार बार नीचे नहीं आना पड़ेगा। अगर उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा तो उसको बैंड नहीं होना पड़ेगा सामान उठाने के लिए। तो उसकी बहुत सारी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, और टाइम है सेव हो जाएगा। तो टेलर का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हर एक जो प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी वर्कर्स के मोशन के ऊपर, काम के ऊपर ध्यान रखो। उनके जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, फालतू के मूवमेंट्स है, सभी को कट डाउन कर दो, प्रोडक्टिव मूवमेंट सिर्फ रखो। नेक्स्ट आ जाती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम डिसाइड करेंगे कि एक काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम जो हम दें। इट डिटरमिन्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड जो टाइम है वो दिया जाए। किसमें चेक होगा, टाइम स्टडी। टेलर ने कहा कि अगर एक वर्कर्स के लिए हमने स्टैंडर्ड भी फिक्स करना है, तो भी वो साइंटिफिकली सिलेक्ट होना चाहिए, साइंटिफिकली डिसाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए 100 वर्कर्स को वही पर्टिकुलर काम दे दो। उन सभी का टाइम नोट डाउन करो, उन सभी का जो उन्होंने काम पूरा कर दिया वो टाइम नोट कर लो। फिर क्या करो, वो सभी वर्कर्स का जो एवरेज टाइम होगा वो क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए फिक्स कर दो, उनका स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लेगा वो तो होगा एफिशिएंट, जो काम नहीं कर पाएगा स्टैंडर्ड टाइम में वो क्या होगा, इनएफिशिएंट। तो टेलर ने ये कहा कि पहले तो हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेंगे, दूसरा क्या होगा, हमें क्लैरिफाई हो जाएंगे कि कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट वर्कर। ये था टाइम स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब है रेस्ट। फैटिग का मतलब है रेस्ट। इसमें हम डिसाइड करेंगे कि एक वर्कर को कितना रेस्ट देना है, कितनी बार देना है एक दिन में, कितने कितने टाइम बाद देना है। एक पर्सन है जब काम करेगा तो फिजिकली या मेंटली थक जाएगा, उसे रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो टेलर ने यही कहा कि अगर रेस्ट पॉजेज भी डिसाइड करने हैं ना एक वर्कर के लिए, वो भी साइंटिफिकली होने चाहिए, वो भी साइंटिफिकली होनी चाहिए कि हमें कितनी बार एक वर्कर को रेस्ट देना है, कितने कितने टाइम के लिए देना है, कितने देर बाद जो है रेस्ट पॉज देना है वर्कर के लिए। वो सब क्या है, साइंटिफिकली सिलेक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज एक्सपीरियंस से सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि हर एक काम साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। रूल ऑफ थंब, नो। फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन या नंबर ऑफ रेस्ट पॉजेज सब साइंटिफिकली डिसाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, एक नॉर्मल वर्कर को काम करते वक्त ऑब्जर्व करो, उसकी जो परफॉर्मेंस उसको नोट डाउन कर लो। जब उसकी एनर्जी कम होने लगेगी और उसको रेस्ट चाहिए, वो टाइम नोट करो। फिर उसका जब उसको फिर जब रेस्ट मिलेगा तो वो कितने टाइम बाद फिर रिफ्रेश हो जाएगा और काम के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी डिसाइड करो। ये हम जब साइंटिफिकली काम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पर्सनली ऑब्जर्व करेगा जब एक मैनेजर, तो क्या होगा, सारा काम साइंटिफिकली होगा। कोई भी काम एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा ना, उसने ऑब्जर्व किया, पर्सनली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर कहीं जाकर उसके रेस्ट पॉजेस के बारे में सोचा। तो ये था फैटिग स्टडी। लास्ट सेकंड है हमारा डिफरेंशियल पीस वेव सिस्टम। हमने टाइम स्टडी में देखा कि हम क्या कर लेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करके एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंस कर लेंगे। तो टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि
एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग सैलरी मिलनी चाहिए। दोनों को सेम क्यों मिलनी चाहिए भाई? एक तो एफिशिएंट है, अच्छा काम कर रहा है, और एक कम अच्छा काम कर रहा है, तो दोनों को सैलरी की अच्छी मिलनी चाहिए, एक को जैसी क्यों मिलनी चाहिए? तो टेलर का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि दोनों को अलग अलग सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि जो एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट हो कि हाँ मुझे और सैलरी लेनी है कल, तो क्या करेगा, वो काम और अच्छे से करेगा। और जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा वो भी जो है हम मोटिवेट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने सोचेगा कि मैंने अगली बार एफिशिएंट वर्कर्स की कैटेगरी में जाना है। ठीक है, एग्जांपल लगा लीजिए, मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे है 10 यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट है 10 यूनिट, एंड दोज हु मेड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 50 रुपीज। जो भी पर्सन 10 यूनिट के ऊपर बना देगा या 10 यूनिट बना देगा उसे 50 रुपीज मिलेंगे पर यूनिट, एंड जो वर्कर 10 यूनिट नहीं बना पाएगा उसे मिलेगा 40 रुपीज पर यूनिट। मान एक एफिशिएंट वर्कर है, उसने 11 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, 50 रुपए के हिसाब से 550 रुपए उसने ले लिए पर डे। और एक इनएफिशिएंट वर्कर है जिसने 9 यूनिट प्रोड्यूस की, उसको 40 रुपए के हिसाब से 360 रुपए पर डे मिल गए। ये थी इसकी एग्जाम्पल, ये थी इसकी एग्जाम्पल कि एफिशिएंट वर्कर को अलग दो, इनएफिशिएंट को अलग दो वेजेस, एफिशिएंट को रिवॉर्ड वगैरह दो कि वो एफिशिएंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब लास्ट वन रह गई है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हमने उस दिन भी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए वर्कर्स में, हार्मनी होनी चाहिए, झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर। कि दोनों के एटीट्यूड में, दोनों के थिंकिंग में क्या होना चाहिए, चेंज लाओ, वर्कर्स के भी और मैनेजमेंट के भी, टूवर्ड्स वन अनदर। दोनों को समझना चाहिए कि ईच वन इज इम्पोर्टेंट। मेंटल रेवोल्यूशन की मैंने उस दिन एग्जांपल भी बताई थी जापानीज वर्कर कल्चर की। जब एक वर्कर है, उनमें क्या होता है, अनसेटिस्फाई हो जाते हैं बाहरली कंट्रीज में, तो क्या करते हैं, वो एक ब्लैक बैच पहन लेते हैं और ज्यादा काम करने लगते हैं। जितना वो नॉर्मल काम करते थे उससे कई ज्यादा गुना अच्छा काम, जो ज्यादा काम है वो करने लग जाते हैं, ताकि जो उनको जो मैनेजमेंट की सिंपैथी मिल सके, है ना, सिंपैथी मिल सके, तो वो ज्यादा काम करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे इंडिया में ऐसा हो, वर्कर्स क्या काम छोड़ के चले जाते हैं, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। ये है मेंटल रेवोल्यूशन की एक बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये थी गाइस टेलर की दी हुई 8 टेक्निक्स। इससे हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।